तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चले हुए हैं। तो रेलवे ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन ज़्यादातर जो रेलवे के पहले पेपर हो चुके हैं उनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वही क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो उन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे एग्ज़ाम में। तो इस तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी। तो दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटरों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका विंडोज, सेकंड है लिनक्स, तीसरा है एंड्रॉयड और चौथा है मैक ओएस। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो है वो डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर में उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी विंडोज भी किया जाता है, लिनक्स भी किया जाता है, मैक ओएस भी किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एंड्रॉयड दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार। दोस्तों ये करंट का सवाल है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये करा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा निम्नलिखित में से कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, आदि योगी शिव प्रतिमा कोयम्बटूर में है, तथागत सालसिंकी में है, तिरुवल्लुर प्रतिमा कन्याकुमारी में। तो जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपका स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। ये प्रतिमा सबसे ऊंची प्रतिमा है 2024 तक की। तो राइट आंसर हो गया स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को सपोर्ट करता है। तो ये पूछ रहा है कि वो कौन सा संगठन है जो वैश्वीकरण को और मुक्त व्यापार को सपोर्ट करता है, तो वो बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है IMF, सेकंड है WTO, फिर है WHO, फिर है यूनेस्को। तो दोस्तों जो व्यापार को सपोर्ट करता है वो होता है WTO। IMF नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड होता है। WHO ये उससे संबंधित है आपका हेल्थ से, और यूनेस्को वो है जो विश्व हेरिटेज साइट है, वो ये उसको निर्धारित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा WTO राइट आंसर है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका सैलासराय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहला है मध्य प्रदेश, फिर है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये करंट का सवाल है। सितंबर 2024 में आयोजित युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली अमेरिकी सेना की टुकड़ी निम्न में से किस डिवीजन से संबंधित है। 101वें एयरबोर्न डिवीजन से है, 11वें एयरबोर्न डिवीजन से है, 82वें एयरबोर्न डिवीजन से, प्रथम इन्फेंट्री डिवीजन से है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 11वें एयरबोर्न डिवीजन से है ये आपकी अमेरिकी सेना की टुकड़ी। ओके, 11वें एयरबोर्न डिवीजन से है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है 1879 में पहली बार प्रयोग किए गए किस मदिरा को फलों के रस वाले पेय पदार्थों में उपयोग के लिए FDA की मंजूरी मिली थी। तो वो कौन सा वो था। तो पहला क्वेश्चन है एस्पार्टेम है, फिर है सैकरिन, फिर है सुक्रालोज, फिर है नियोटेम। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सैकरिन। सैकरिन को मिली थी मंजूरी 1879 में 79 में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है किस विभाग ने विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम 2011 के अंतर्गत वाहन की गति मापने के लिए रडार उपकरण को अधिसूचित किया है। तो पहला ऑप्शन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सेकंड है गृह मंत्रालय, तीसरा है उपभोक्ता मामले विभाग और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों उपभोक्ता मामले विभाग। ये आपका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में किसने अप्रैल 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली में आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन दे रखे विनय कुमार सक्सेना, फिर पिनराई विजयन है, हरदीप सिंह पुरी है, जेपी नड्डा है। तो किसने किया? हरदीप सिंह पुरी ने, दिल्ली में, वहाँ की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता के साथ मिलकर। इसके बाद करंट के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इसमें, तो आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गैर निवासियों द्वारा कृषि, बागवानी और आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भूमि कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है जम्मू और कश्मीर, फिर है उत्तराखंड, फिर है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों राइट आंसर हो गया आपका उत्तराखंड में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद बताना है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 47 है। पर्यावरण और वन्य जीवन के संरक्षण का उल्लेख तो किसमें गया? अनुच्छेद 48A में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 48A। भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी राज्य कौन सा बना? तो कौन सा राज्य बना था हरित क्रांति का? पंजाब। आप सब जानते हैं पंजाब में गेहूं की और चावल की जो खेती है वो काफ़ी बढ़िया पैदावार हुई थी, तो वो सबसे अग्रणी राज्य बना था पंजाब। दिल्ली सल्तनत के दौरान, ये आपका कहीं का सवाल आ गया है, ये आपका आ गया हिस्ट्री का सवाल। दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आए मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता के अनुसार डाक प्रणाली की वह पद्धति जिसमें शाही घोड़ों का उपयोग फौज पैकेजों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो वो पद्धति कौन सी थी? उलूक थी, दावा था, इकत थी, मनसबदारी थी। तो वो पद्धति थी आपकी उलूक। राइट आंसर उलूक। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत यानी कि मध्यकालीन भारत से सवाल पूछा गया है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा कथन अंतर पीढ़ीगत समानता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कि सभी आयु आधारित जनसंख्या समूह के लिए समान आर्थिक अवसर, ये वाला ऑप्शन है। विभिन्न आय समूह के बीच संसाधनों का उचित आवंटन, भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग, ये राइट आंसर है। भू सामग्रियों के संचालन के संदर्भ में सैलों का अपक्षण न होने पर क्या होता है? मृदा उर्वरता में सुधार होगा, वृद्ध संचलन की आवृत्ति बढ़ जाएगी, अपर्दन नगण्य होगा, अपर्दन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपर्दन नगण्य होगा। भू सामग्रियों के संचलन के संदर्भ में सैलों का अपक्षण न होने पर क्या होगा? अपर्दन नगण्य होगा। किस कानूनी दस्तावेज ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी थी? तो वो कौन सा दस्तावेज था ये बताना होगा आपको। एकता समझौता था वो, अधिमिलत लिखत था, यथास्थिति बहाल रखने का समझौता था, या अधिमिलन संधि थी? तो दोस्तों वो था अधिमिलन लिखत समझौता। भारत में जनसंख्या का वितरण, भारत में जनसंख्या वितरण बताना है कैसा है? पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक सघन है, सभी क्षेत्रों में एक समान है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक है, असमान है, तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। तो सबसे राइट आंसर कौन सा? असमान है तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है जनसंख्या के वितरण में। भारत के अंदर कौन फिल्म फेस्टिवल के दौरान मई 2020 को आयोजित ग्लोबल प्रोडक्शन अवार्ड में किस शहर को बेस्ट सिटी ऑफ फिल्म पुरस्कार से दिया गया था? तो इसमें जो राइट आंसर होगा बेलफास्ट, डबलिन, कार्डिफ, एडिनबर्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बेलफिट, बेलफिट को दिया था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? ओडिशा ने, उत्तराखंड ने, मध्य प्रदेश ने, बिहार ने। तो कौन सा राज्य था? उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड राज्य ने की थी 2025 में 38वें खेलों की मेजबानी। स्वदेशी CAR-T थेरेपी ने बी ऑल और किस अन्य रक्त कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दर्शाई है? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, हॉजकिन लिम्फोमा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाए? नॉन हॉजकिन लिम्फोमा।
नॉन हाजकिन लिम्फोमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा है वो? असम। आपको पता होगा असम में सबसे ज्यादा चाय होती है। असम और उत्तरी बंगाल, दक्कन का पठार, पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान। असम और उत्तरी बंगाल, ये आपका राइट आंसर है। किस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना है? पीएम कुसुम है, जल क्रांति अभियान है, अटल भूजल योजना है, जल जीवन मिशन है। तो मिशन कौन सा है? जल जीवन मिशन। 2024 तक नल के माध्यम से सब जगह ग्रामों में ना टंकी नल के कनेक्शन किए जाए, तो कौन सा है? जल जीवन मिशन। नए मुक्त व्यापार समझौते एफटीएफ के अंतर्गत भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 20%, 10%, 12%, 15%। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15%। नई मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के अंतर्गत भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक वृद्धि कितनी है? 15%। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन सा व्यक्ति होता है? विधि सचिव होता है, कानूनी सलाहकार होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, महाधिवक्ता होता है। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन सा होता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता होता है। 61वें संविधान संशोधन का मुख्य फोकस क्या था? दल बदल विरोधी कानून लागू करना, पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण था, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। 61वें संविधान संशोधन का मुख्य फोकस क्या था? मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य था। अप्रैल 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड 2024 के लिए नामित किया गया, जिसमें 2024 में सभी प्रारूपों में 1659 रन बनाए गए थे? तो क्या था? हरमनप्रीत कौर थी, स्मृति मंधाना थी, जेमिमा रोड्रिग्स थी, हार्लिन देओल थी। स्मृति मंधाना। अप्रैल 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स नामित किया गया था? स्मृति मंधाना। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं, सुंदरवन में, पंजाब में, पश्चिमी घाट में। भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। राइट आंसर क्या है? पश्चिमी घाट। विभाजन के समय वर्तमान ओडिशा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? 15 को, 34 को, 26 को, 42 को। तो कितने राज्यों को एकीकृत किया गया था? 15 को करा था, 34 को, 26 को, 26। राइट आंसर 26। बुद्ध के पूर्व अस्तित्व में से एक का वितरण देने वाली एकल कथा को निम्न से किस नाम से जाना जाता है? विनय, त्रिपिटक, जातक, सूत्र। तो वो कथा कौन सी है? जातक। जातक कथा कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम भारत के दौरान उग्रवादी और उदारवादी संघर्ष में किस घटना ने निर्णायक मोड़ लिया था? बंगाल का विभाजन, चंपारण सत्याग्रह, सूरत विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्रवादी और उदारवादी संघर्ष में किस घटना ने निर्णायक मोड़ लिया था? सूरत विभाजन। सूरत का विभाजन। भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्न से किसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? किस लिए उत्तरदायी होता है? सर्वोच्च न्यायालय, राज्य विधानसभा, राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति। तो किस लिए होता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ये आपका राइट आंसर है। सरकारी स्कूलों में एआई आधारित अधिगम का समर्थन करने वाले कार्यक्रम का क्या नाम है? विद्या कनेक्ट है, FLN AXL है, स्मार्ट एजुटेक है, डिजिटल इंडिया लर्निंग है। तो राइट आंसर हो गया FLN AXL। सरकारी स्कूलों में एआई आधारित अधिगम का समर्थन करने वाले कार्यक्रम का क्या नाम है? FLN AXL। संगम शब्द निम्न से किससे संबंधित है? संगम शब्द किससे संबंधित है? दक्षिण भारतीय धार्मिक ग्रंथ से, एक तमिल राजवंश से, तमिल कविता के एक प्रकार से, तमिल विद्वानों की एक साहित्यिक सभा। संगम किससे संबंधित है? तमिल विद्वानों की एक साहित्यिक सभा। निम्नलिखित से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? जास्कर है, धौलाधार है, पूर्वांचल पर्वतमाला है, या फिर पीर पंजाल है। निम्नलिखित से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? वह पूर्वांचल पर्वतमाला। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा कथन 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वो कौन सा राज्य है? केवल विदेशी व्यापार पर केंद्रित, केवल कृषि तक सीमित, मुख्य और उद्योगों में प्रमुख। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मुख्य और भारी उद्योगों में प्रमुख। मुख्य और भारी उद्योगों में प्रमुख,
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित से किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धन की हेरा फेरी को रोकना है? FCA सेबी का, FA PMLA का। कौन सा जो अधिनियम है वो भारत में धन की हेरा फेरी को रोकता है? तो वो कौन सा है? PMLA अधिनियम। डेस्कटॉप बैकग्राउंड को के रूप में भी जाना जाता है। डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है उसे और क्या कहते हैं? वॉलपेपर कहते हैं, बोलते हैं। बाकी ऑप्शन दिया है, फाइल दिया है, आइकन, मेनू नहीं, ये बाकी सब गलत है। जो इसका राइट आंसर है वो आपका है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया है? हरियाणा ने, राजस्थान ने, दिल्ली, पंजाब। तो इसका राइट आंसर है आपका हरियाणा। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया है? हरियाणा ने किया, राजस्थान, दिल्ली। हरियाणा ने किया है, आपका हरियाणा राइट आंसर है। सफाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और डिटर्जेंट को गाढ़ा करने के लिए गैर आयनिक डिटर्जेंट अभिक्रियाओं में से किस अमल का उपयोग किया जाता है? बारबीरिक अमल का किया जाता है, प्रोपेनॉइक अमल का किया जाता है, स्टेरिक अमल का किया जाता है, ऑक्जेलिक अमल का किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है स्टेरिक अमल। स्टेरिक अमल सफाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में। निम्नलिखित किसे मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था? डॉक्टर उर्जित पटेल को, डॉक्टर राकेश मोहन को, डॉक्टर पूनम गुप्ता को, डॉक्टर अंशुला कांत को। तो इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर पूनम गुप्ता को। निम्नलिखित किसे मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था? डॉक्टर पूनम गुप्ता को। निम्न से कौन सा तत्व एक्टिनाइड वर्ग के तत्वों के अंतर्गत आता है? एटबीरियम आता है, सीरियम आता है, लिथियम, थोरियम। तो ये कौन सा है? थोरियम। थोरियम आता है क्वेश्चन नंबर 40 का, थोरियम एक्टिनाइड वर्ग के अंतर्गत आता है थोरियम। तो दोस्तों ये पूरे 40 क्वेश्चन थे जो रेलवे का जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आए हुए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें एक बार जरूर देखा जाए, आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में। रेलवे और कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं ले आता, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको पता है वही कंपनी पेपर सेट कर रही है। तो इम्पोर्टेंट